नमस्कार। आज हम बाइपोलर डिसऑर्डर पर अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, इसके कारण और रिस्क फैक्टर क्या हैं, इस पर एक वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं। उसका लिंक आपको अभी इस वीडियो के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो पहले उसे देखकर आप इस वीडियो को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। बाइपोलर डिसऑर्डर के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील शर्मा। आप SMS हॉस्पिटल जयपुर के साइकियाट्रिक सेंटर में सीनियर स्पेशलिस्ट हैं। नमस्कार सर, यूरोमोनिया क्वेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैनिया के जो लक्षण हैं वो हैं कि व्यक्ति का जो मूड है वो एक्सेसिवली एलिवेटेड रहता है, बिना बात ही बहुत खुश रहता है। उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं। उसके जो थॉट्स हैं वो रेसिंग थॉट्स होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद थॉट्स लगातार आते रहते हैं। पूछा कि हाइपोमेनिया क्या होता है, तो मैनिया से थोड़ा नीचे, यानी सिम्टम्स तो हैं, वो बोल भी ज़्यादा रहा है, उसकी एक्टिविटी भी बढ़ गई है, उसकी नींद की रिक्वायरमेंट भी थोड़ा कम हो गई है, लेकिन वो अभी उस स्तर तक नहीं पहुंची है जिससे कि उसके रूटीन की जो कार्य हैं उसमें कोई प्रभाव पड़े, उसमें कोई नेगेटिव प्रभाव। अगर कहीं पे भी मैनिया और डिप्रेशन में ऑल्टरनेट होता है या डिप्रेशन आता रहता है, लेकिन एक एपिसोड की हिस्ट्री है कि पूर्व में 4 साल पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले मैनिक एपिसोड आया हुआ है, तो अपन उसको बोलते हैं बाइपोलर 1, यानी मैनिया। इसमें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो स्पेशली एडोलेसेंट्स या बच्चों के अंदर हम किसी भी साइकेट्रिक इश्यूज़ को देखते हैं तो उनमें सिम्टम ओवरलैप और थोड़े से जो एडल्ट में जो सिम्टम्स आते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट उनके अंदर आता है। बात करेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट की, तो सर एक बात मेरे जहन में आ रही है कि अगर कोई व्यक्ति जिसे बाइपोलर डिसऑर्डर है, और जैसा कि आपने पिछले वीडियो में बताया था कि उसे कभी कई साल पहले भी हो सकता है कि मैनिया या हाइपोमेनिया रहा हो, लेकिन वो जिस वक्त ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है उस वक्त पर वो डिप्रेशन में है, वो डिप्रेसिव फेज़ में है, और उसे अपना जो भी उसका मैनिया का या हाइपोमेनिया का एपिसोड था उसके बारे में उसे ध्यान नहीं है, तो ऐसे में तो जो उसका डायग्नोसिस होगा वो डिप्रेशन का हो जाएगा। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि ये पता लगाया जा सके कि उसे बाइपोलर डिसऑर्डर है? यदि आपका कहना है कि पुराने एपिसोड्स के बारे में हमें जानकारी नहीं मिल रही, जी हाँ, उससे नहीं मिल पाएगी। हम जनरली तो ये कोशिश करते हैं कि कोलैटरल इन्फॉर्मेशंस लें। कोलैटरल इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि घर में जितने भी लोग हैं उनसे हम ये जानकारी करने की कोशिश करते हैं, उस व्यक्ति के व्यवहार के बारे में, पास्ट हिस्ट्री के बारे में, या पास्ट में कोई दवाइयाँ या कोई ट्रीटमेंट, उससे हम थोड़ा सा इन्फेरेंस निकाल सकते हैं कि कभी पास्ट में मान लो उनको मूड स्टेबलाइज़र चले, है ना, इस तरह की चीज़ें पूछते हैं तो थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। अगर नहीं करते हैं तो फिर हमें जो प्रेजेंट में जितनी अधिक जानकारी मिलती है उसके हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट देते हैं। और अगर मान लो कभी ऐसा लगता है कि सिम्टम्स उस तरफ जाने लगे जिसको हम स्विच कहते हैं कि हम बाई ट्रीटमेंट चल रहा है आपका डिप्रेशन का और किसी मूड एलिवेटर्स की वजह से वो स्विच कर गया मैनिया में, तो हम फिर ट्रीटमेंट को ऑल्टर करके और बाइपोलर के हिसाब से जो है उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो कई बार ये चीज़ें क्योंकि इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है तो ये चीज़ें संभव हैं कि इसमें थोड़ा वो हो जाए, तो वो केयरफुली जो है वो साइकेट्रिस्ट अपने लेवल से उनको करना चाहिए। और जो पेशेंट हैं, अटेंडेंट हैं, उनको भी मैक्सिमम जो अवेलेबल हिस्ट्री वो देनी चाहिए। और तीसरी बात जो है कि रेगुलर फॉलो अप करते रहें, जिससे कि प्रोग्रेशन और अपडेशन जो है वो क्लिनिशियंस अपना देख सकें कि क्या चल रहा है, किस फेज़ में है। तो अगर मान लो थोड़ा सा भी उनको हिंट लगता है तो वो ट्रीटमेंट को ठीक करके उसमें मूड स्टेबलाइज़र ऐड कर देते हैं। अगर आपको पता होगा कि इस तरह का कोई मैनिया या हाइपोमेनिया का फेज़ होता है तो आप उसे नोटिस कर पाएंगे, अदरवाइज़ वो कोई नॉर्मली कोई इंसान खुश है, उसका मूड अच्छा है, उसी में वो फेज़ निकल जाएगा। देखिए, नॉर्मल खुश होने में और अधिक खुश होने में और हाइपोमेनिया में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, जिसे जनरली घर वाले अगर ध्यान देते हैं तो उसको पहचान पाते हैं और कुछ समय में अपने आप ही उनको अंदाज़ा लगने लगता है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। और उसी वक्त अगर वो, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर इवेलुएट करवाने के लिए कोई ले आएगा तो ज़रूरत होगी तभी ट्रीटमेंट शुरू होगा। अगर ज़रूरत नहीं होगी तो उनको बोल दिया जाएगा कि अभी अपन ये प्रिकॉशंस रखिए, ये वेट एंड वॉच करिए, ये अगर चीज़ हो तो आप दोबारा आइए। तो वो उनको एजुकेट, साइको एजुकेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है
जो आप कर रहे हैं ये काम अपने चैनल के माध्यम से। साइको एजुकेशन अबाउट डिसऑर्डर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका कोर्स क्या रहता है, उनका प्रोग्नोसिस क्या रहता है और उनका ट्रीटमेंट क्या रहता है, उसके वार्निंग साइंस, रिकरेंस, क्योर, सारी चीज़ें उनको अगर उस डिजीज़ के बारे में मालूम होगी तो उनको अच्छे से हम उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। सर, आपने अपने प्रैक्टिस में कभी ये देखा है क्या कि आपके पास कोई पेशेंट आया जो कि मैनिया में है, या यूँ कह लीजिए कि लाया गया, तो वो चूँकि मैनिया का फेज़ चल रहा है तो वो उसे एंजॉय करता होगा, तो वो तो कभी नहीं चाहेगा कि उसका ट्रीटमेंट करवाया जाए? देखिए, साइकेट्रिक इलनेसेस दो तरह की होती हैं जिनमें इंसाइट प्रेजेंट होता है, एक होता है इंसाइट एब्सेंट होता है। इंसाइट एब्सेंट का मतलब है कि मुझे बीमारी है, ये मुझे नहीं पता चल रहा है। जैसे साइकोटिक फीचर्स आते हैं तो साइकोटिक चीज़ें समझ में नहीं आती। कई बार मेनिया के इनिशियल फेज में या हाइपोमेनिया में व्यक्ति को ये समझ रहती है कि मेरे विचार तेज़ी से आ रहे हैं, मैं इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो, या मेरे को नींद आजकल बहुत कम आ रही है, मेरी एनर्जी लेवल बढ़ गई है, तो वो उसको एक्सपीरियंस करके बता भी सकते हैं। लेकिन अगर लेट स्टेज में थोड़ा जाते हैं और सीवियरिटी बढ़ती जाती है और साइकोटिक फीचर्स ऐड होने लगते हैं, उस वक्त उनकी जो इंसाइट है वो लॉस हो जाती है। तो उस फेज़ में वो नहीं मानते हैं अपने आप को कि मैं बीमार हूँ। और आप सही कह रहे हैं कि उस फेज़ में वो अपने आप को एंजॉय करते हैं, लेकिन उसका नुकसान बहुत है। नुकसान ये कि कई बार वो फाइनेंशियली इतना खर्चा कर देते हैं बिना मतलब का, या वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, या लोगों के साथ मारपीट हो जाती है, या कुछ और ऐसे जो रिस्की बिहेवियर्स हैं वो होने लग जाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। जिन लोगों में इंसाइट नहीं होती है उनको भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। घर वाले समझा बुझा के लेकर आते हैं और उनका ट्रीटमेंट किया जाता है जो गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग। सर, ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है फिर? देखिए, मैनिया का ट्रीटमेंट और डिप्रेसिव उसका फीचर्स का जो ट्रीटमेंट है उसको हम ऐसे समझते हैं कि बाइपोलर का जो मेन ट्रीटमेंट है उसमें अपन मूड स्टेबलाइज़र लेके आते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी स्टेबलाइजर्स होते हैं कि पावर ऊपर चला जाए या पावर कम हो जाए तो इंस्ट्रूमेंट को नुकसान नहीं होता और वो निर्बाध रूप से एक रेंज में वो चलने देती है इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह से मूड स्टेबलाइजर्स क्या करते हैं, एक मूड की रेंज में उसको रखते हैं, ना नीचे जाने देते हैं ना ऊपर जाने देते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं मूड स्टेबलाइजर। अब प्रेजेंट में जो उसका फेज है या एपिसोड है उसको उसके लिए भी एलिवेट करने के लिए, जैसे मान लो डिप्रेशन फेज है तो कुछ समय के लिए एंटी डिप्रेसेंट्स दिए जाते हैं, और अगर मैनिक फेज में है तो एंटीसाइकोटिक्स भी साथ में दिए जाते हैं जिससे कि वो नॉर्मलाइज हो जाए। नॉर्मलाइज होने के बाद में सिचुएशन के हिसाब से इनकी डोजेस को कम ज़्यादा किया जाता है और मूड स्टेबलाइजर को रखा जाता है। सर, तो क्या बाइपोलर डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग चलता है? देखिए, ये फिर से ये डिपेंड करता है कि आपके कितने एपिसोड्स आ गए हैं, आपने क्या ट्रीटमेंट किया है, पहले एपिसोड्स की सीवियरिटी क्या रही है। लेकिन हाँ, 2 से 5 साल तक ट्रीटमेंट इनिशियली रहता है यूजुअली, और अगर एपिसोड्स ज़्यादा आते हैं तो लंबा भी ट्रीटमेंट चलता है। सर, बाइपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में क्या साइकोथेरेपी का भी कोई रोल है? जी बिल्कुल, साइकोथेरेपी का रोल होता है जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो होती है सीबीटी। सीबीटी क्या करता है इसके अंदर कि ट्रीटमेंट एडहेरेंस के ऊपर काम करती है कि आपको, जैसा आपने बताया कि वो ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते हैं या एक बार ठीक हो गए तो उनको लगता है कि अब ट्रीटमेंट की क्या आवश्यकता है, तो उस चीज़ के लिए एडहेरेंस ऑफ ट्रीटमेंट के लिए सीबीटी की जाती है। दूसरा चीज़ है वो ISRT भी है, इंटरपर्सनल सोशल रिदम थेरेपी, जिसमें क्या है कि वो रिलेशनशिप्स और सोशल जो रिदम्स हैं उन पैटर्न्स को समझते हैं, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है बाइपोलर एपिसोड्स के लिए, तो उनको वो पैचअप करने के लिए ये थेरेपी यूज़ की जाती है। थर्ड जो है वो फैमिली थेरेपी या साइको एजुकेशन, जिसमें फैमिली वालों को ये बताया जाता है कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और कब कब जो है इंटरवेंशन किया जाना चाहिए और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर मान लो ट्रीटमेंट कोई बाइपोलर का है और रिसेंटली मेनिया का एपिसोड निकला है या निकल रहा है, तो उन जगहों से एक्सपोज ना होने दें जहाँ पे एक्साइटमेंट्स हैं, है ना, या फिर बहुत ज़्यादा ना ऐसे सैड वातावरण है, कोई ऐसी सिचुएशंस हैं, तो वहाँ पे वो उनको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होने दें। तो ये रोल जो है वो साइकोथेरेपी का इसमें।
सर क्या इनके अलावा कुछ और टेक्निक्स हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए? हाँ, इसके अलावा अगर बहुत ही आवश्यक होता है या मैनिक एपिसोड्स में बहुत ज़्यादा अग्रेशन है या कुछ इस तरह की है तो कई बार ईसीटी का यूज़ भी किया जाता है, जिसमें कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक कन्वल्सिव थेरेपी है, जिसमें इलेक्ट्रिक यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी माइनर वोल्टेजेस के उसमें बहुत माइनर। तो उससे क्या है कि जो अग्रेशन और वो सारी चीज़ें हैं वो जल्दी काबू में आती है और जो रिस्क हैं मैनिक फेज के उनको मिनिमाइज़ किया जाता है और जो ट्रीटमेंट में वो वापस सेटल करने के लिए इसका कई बार इसका यूज़ किया जाता है। स्पेशली डिप्रेशन, रेजिस्टेंट डिप्रेशन है या फिर डिप्रेशन विद सुसाइडल आइडिएशन या सुसाइडलिटी है, उसमें बहुत इसका कारगर वो होता है ईसीटी का। दूसरा है आरटीएमएस, रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड से इलाज किया जाता है और स्पेशली डिप्रेशन में ये इसका जो रेजिस्टेंट डिप्रेशन है उसमें इसको यूज़ किया जाता है। सर तो आप जैसे बोल रहे हैं एग्रेशन, तो एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, ये कैसे डिसाइड किया जाता है? देखिए उसके बिहेवियर को अगर आप देखते हैं कई बार तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो उसको बांध के लाना पड़ता है या उसको रिस्ट्रेन करके लेकर आते हैं। वो इतना अग्रेशन में होता है कि कोई चीज़ देखता ही नहीं है सामने, गाली गलौज, काट खाना, तो ये एग्रेशन तो बहुत अच्छे से दिख जाता है, भाग जाता है, किसी के साथ भी लड़ाई करता है, तो ये जनरली परसीव हो जाता है। और अगर इनिशियल फ्यू डेज़ के अंदर या उसी वक्त वो लगता है कि दवाई का असर तो आने में टाइम लगेगा, तो इंजेक्टेबल्स यूज़ करते हैं। इंजेक्टेबल्स के बाद में भी अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो फिर अपन उसको प्लान करते हैं ईसीटी का। बहुत दवाइयों के हिसाब से बहुत ज़्यादा आवश्यकताएं नहीं पड़ती, बट अगर कंट्रोल नहीं आ रहा है, मैनेज नहीं हो रहा है, तो ईसीटी का यूज़ भी किया जा सकता है। सर कोई पेशेंट इस स्टेज में कैसे पहुंच जाता है? यही मैनिया जो अपन बोल रहे हैं कि मैनिक फेज और वो साइकोटिक हो जाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा साइकोटिक हो गए, तो वो इम्बैलेंसेस हैं, केमिकल इम्बैलेंसेस की वजह से वो इस तरह की एक्साइटमेंट की स्टेट में आता है, क्योंकि उनके जो मूड रेगुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाते हैं। सर लास्ट में आप उन लोगों के लिए जो बाय चांस हमें सुन रहे हैं और अगर उन्हें लगता है कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट हैं, उनसे या फिर उनके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, कलीग्स से और सोसाइटी से क्या कहना चाहें? देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाइपोलर हो या डिप्रेशन हो या कोई भी और मेंटल इलनेस है, ये किसी का कैरेक्टर फ्लो नहीं है और ये वास्तव में एक बीमारी है जिसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए और इससे रिलेटेड जो स्टिग्मा है उसको दूर किया जाना चाहिए और इनको बराबर जैसे फिज़िकल इलनेसेस हैं उसी तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए और पेशेंट के साथ में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। पेशेंट जैसे फिज़िकल इलनेस में रिकवर होते हैं वैसे ही मेंटल इलनेसेस में भी रिकवर होते हैं, तो उनके साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और तुरंत जैसे ही आपको लगता है कि मेंटल इश्यूज़ आ रहे हैं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से इसके बारे में विस्तार से आप कंसल्टेशन लीजिए, परामर्श लीजिए और अगर आवश्यकता है तो उचित उपचार जो है वो जब तक साइकेट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, साइकोलॉजिस्ट जब तक सलाह देते हैं तब तक इलाज जारी रखना चाहिए। सर जैसे कि मानसिक समस्याओं को लेकर के आज भी लोगों में एक हिचकिचाहट सी है। अगर कोई फिजिकल डिजीज़ होती है, कोई हार्ट पेशेंट है या उसे कोई और बीमारी है, तो उससे वो इजीली एक्सेप्ट कर लेता है और उसे लोगों को बताने में भी कोई शर्म महसूस नहीं होती। लेकिन चूंकि मानसिक बीमारियों को लेकर के होती है, तो अगर किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है, वो इसी शर्म की वजह से, इसी झिझक की वजह से वो इसका ट्रीटमेंट नहीं कराता, तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हाँ अभी है सोसाइटी में इस चीज़ को लेके थोड़े रिजर्वेशंस हैं, लेकिन अभी चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। आप जैसे लोग जो काम कर रहे हैं अवेयरनेस से रिलेटेड, और जैसे हमने बात भी की थी कि यंग जनरेशन रिलेटिवली हेल्प सीकिंग है, तो इम्प्रूवमेंट हैं और हमें लगता है कि इसकी रफ्तार थोड़ी बढ़नी चाहिए। दूसरी बात, किसी भी मेंटल इलनेसेस का अगर इलाज नहीं होता है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस के हिसाब से अगर हम देखें तो एक तो फाइनेंशियल लॉसेस बहुत हैं। एक प्रोडक्टिव व्यक्ति डिपेंडेंट हो जाता है और वो उसके इलाज में खर्चा होता है या उसको संभालने में खर्चा होता है,
दूसरा जो फैमिली मेम्बर्स या आसपास के लोग हैं उनका एक्सप्रेस्ड इमोशंस हैं वो भी परेशान हो जाते हैं उसका ध्यान रखते हुए, है ना। तो अगर इलाज होगा उसका ध्यान कम रखना पड़ेगा, वो प्रोडक्टिव लाइफ जिएगा। और कभी कभी बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस ऑफ अग्रेशन या वायलेंस के होते हैं पेशेंट्स की तरफ से, कहीं आग लगा देना, कभी किसी को मार देना, तो इस तरह के इंसिडेंसेस भी हो सकते हैं क्योंकि उनको तो इंसाइट नहीं है, वो एक्साइटमेंट में आ गए हैं। तीसरा, उस पेशेंट ने खुद भी कई बार वो सुसाइड कर लेते हैं, तो वो जो एक लॉस है, मैन पावर का लॉस या अपना नियर वन का लॉस, तो ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसलिए इल्तिजा यही है कि आप समय से जो है उसका इलाज करवाएं। तो सर ऐसा भी हो सकता है कि उस पेशेंट को संभालते संभालते बाकी फैमिली मेम्बर्स के भी डिप्रेशन में जाने के चांसेस रहते होंगे? जी, डिप्रेशन या एटलीस्ट वो स्ट्रेस में तो रहते ही हैं, और स्ट्रेस में या एंजाइटी में रहते हैं तो उनकी खुद की प्रोडक्टिविटी भी हैम्पर होती है। जी, एक तरीके से पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। फैमिली होती है, सोसाइटी होती है, एंड लार्जर एक्सटेंट पे नेशन पे बर्डन आता है। सर आपने बाइपोलर डिसऑर्डर से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। मुझे लगता है कि इससे अगर कोई किसी के आसपास कोई बाइपोलर डिसऑर्डर वाला पेशेंट है या उसके फैमिली में है तो उनको बहुत फ़ायदा होगा और वो उनकी मदद कर पाएंगे। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपने हमसे कहा है कि हम और भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में आपसे बात कर सकते हैं, आप हमें इतना समय दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत बहुत बधाई कि आप एक नेक काम कर रहे हैं, लोगों तक अवेयरनेस पहुँचा रहे हैं। मैं आपको इसके लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे शेयर करके बाइपोलर डिसऑर्डर पर अवेयरनेस बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। आपका एक शेयर किसी को एक बेहतर ज़िंदगी दे सकता है। किसी बीमारी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हेल्थ रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्ट है तो यूडेमोनिया क्वेस्ट को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिए। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहत से जुड़ी बातें करते रहिए। नमस्कार।